इजाज़त दे दें तो मियां नासिर हयात मग्गू साहब प्रेसिडेंट APCSI हमारे साथ हैं। मियां साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। वेलकम सर, सबसे पहले तो ये फरमाएं, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आपको बजट के ऊपर क्या रिजर्वेशंस हैं? देखिए, हमारी जो सबसे बुनियादी नुकात है ना, वो यहाँ टैक्स पेयर उतने नहीं है जितने मुल्क को चाहिए। इनका तरीक़ाकार ये है कि जो टैक्स दे रहा है उसी को कोई ना कोई सख्ती करते रहो और तंग करते रहो, ताकि जो है ना वो बस आधा दिन इसी काम में लगा रहे और अपनी कभी ये नोटिस आता है, कभी वो नोटिस आता है। जब शौकत तरीन साहब ने ये कह दिया कि हम FBI के हरासमेंट बंद करेंगे, तो ये कानून निकालना, इसको पकड़ लेंगे, इसको पकड़ लेंगे। आप पकड़े जब ये साबित हो जाए कि उसने टैक्स नहीं भरा, आप मुझे कोई नोटिस भेजते हैं, उसके बाद मैं उसका पूरा प्रोसेस होता है, मैं अपील करता हूँ, कोर्ट में जाता हूँ। जब फाइनली अगर तय हो जाए कि हाँ मैंने चोरी की है, पकड़ ले। लेकिन आप इख्तियार देते हैं असिस्टेंट कमिश्नर को, जो यानी ये तो वो बात हुई कि हम पहले लोग परेशान हैं, अब मुझे कोई फोन करके करेगा जी आपका इतना टैक्स में गिरफ्तार कर रहा हूँ। ये कोई दुनिया में कहीं होता है? दुनिया में कोई गिरफ्तारी होती है तो एक प्रोसेस के बाद होती है, पूरा प्रोसेस करता है। एक तो इनका तरीक़ाकार ये है। इसी तरह और बहुत सारी चीजों में एक काम जो मैं ऐसा किया है कि मेरे पर उसकी डिमांड निकाले कि आपने इतना टैक्स भरना है और गलत निकाली। अब मैं अपील क्या करूंगा? अपील करना चाहूंगा इनके पास ही, पहले मुझको पूरे पैसे रखेगा कि भाई आपके ऊपर इतनी लाइबिलिटी है, जो कि तय नहीं है, वो उसने निकाली है। तो इस तरह के कानून बना के माहौल ऐसा कि जो टैक्स देना चाहता है वो भी नहीं आएगा। इनको तो लोगों को राग़िब करना चाहिए। हम तो ये कहते हैं हमसे 10-15%, 20% टैक्स पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा ले लें, लेकिन ये टॉर्चर, हरासमेंट, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा मियां साहब, जो हमने शौकत तरीन साहब से इस पे बात की तो उन्होंने कहा कि ये पूरा सिस्टम होगा, यहाँ पे थर्ड पार्टी होगी जो सेक्शन 203A जिस पे बिजनेसमैन को ज़्यादा इख्तलाफ है, वो 192A से ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि वो सिस्टम की तहत होगा और जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनके केस डायरेक्टली मेरे पास आएंगे, तो इसमें कोई हरासमेंट वाली बात नहीं है। तो डू यू एग्री? आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने 192A जब मौजूद था तो नया लॉ लाने की जरूरत क्या है? पहली बात, कल उन्होंने ये कहा ये नॉन फाइनल के लिए है, रात को उन्होंने कहा ये मेरे पास आएगा। भाई देखे, ये शख्सियत नहीं, ये सिस्टम चलाता है निजाम को। आप निजाम, आप ये मेरे पास आएगा, उसके बगैर कहीं दुनिया में ऐसा होता है कि हर केस इनके पास आएगा? कई दुनिया में है। आप उससे लॉज बनाए। जब 192 है तो फिर आपको ये चीजें 203 लाने की जरूरत है। पहले तैयार कमिश्नर के पास आपने असिस्टेंट कमिश्नर को दे दिया और नीचे ले गए। आप तैयार अपने पास रखना चाहते हैं तो आप फाइनेंस बिल में आप उसको वादे तौर पे लिखिए कि भाई ये इस तरह होगा। सिर्फ बातें, ये तो लोगों का रिएक्शन आया तो इस तरह की बातें हो रही है। अच्छा मियां साहब, आप इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस फोरम के प्रेसिडेंट हैं। आपकी इस बजट आने से पहले आपकी 101 आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई, जो ISPR ने अपनी स्टेटमेंट दी, तो आपने ये पॉइंट्स रखे। बाकी आपने आर्मी चीफ के पास या प्रेसिडेंट से आपकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होती रहती है, तो ये आपने पॉइंट्स रखे उनके पास? देखिए, ये जब हम मिले थे तो बजट नहीं आया था, तो 203A और 140 जो इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस है वो तो आया ही नहीं था। तो हमने ये जरूर कहा था उनको कि देखे, प्रोसिक्यूशन और आर्बिट्रेशन सारी FBI के पास है। ये कभी भी दुनिया में नहीं होता कि आप पहले मुझे एक डिपार्टमेंट का बंदा मेरे खिलाफ फैसला करे, फिर मैं अपील उसी डिपार्टमेंट में उसी के बॉस के या उसके कोलीग के पास जाऊं और उससे फिर फैसला कराऊं। देखे, मेरे को इंसाफ चाहिए ना। मेरे खिलाफ अगर कोई उन्होंने रिकवरी निकाली है तो मुझे अपील का हक वही उन्हीं का बॉस, उन्हीं का कोलीग तो नहीं हो सकता ना। बहुत इंसाफ नहीं मिल सकता ना। वो अपने कोलीग या अपने लोगों का फैसला कैसे मुस्तरद करेंगे? और मैं आपको ये बता दूं कि 95% फैसले इनके खिलाफ आते हैं, जो डिपार्टमेंट के, और FTO में भी खिलाफ आते हैं, कोर्टों में भी खिलाफ आते हैं। अगर इसमें ठीक इनके इख्तियार होते तो सारे फैसले इनके खिलाफ क्यों आते? और जिसके खिलाफ क्या आता है
वो एक दिन पता चलता प्रमोट होकर कलेक्टर लग गया है, आज मेंबर लग गया है। अगर किसी का फैसला ये साबित हो जाए कि उसने गलत डिमांड निकाली थी तो उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई है ही नहीं। सर मियां साहब, मैं आपसे एक गुजारिश कर लूं कि ये जो 18th अमेंडमेंट है, इसके बाद जो प्रोविंसेस हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। अब यहाँ पे सिंध में जो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर की गई है वो 25,000 की गई है। तो आप बीइंग एफपीसीसीआई पूरे पाकिस्तान के हेड, आप एग्री करते हैं कि आप इस रीजन में बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ कॉम्पीट करके फिर 35 बिलियन एक्सपोर्ट भी करेंगे और ये सैलरी भी बढ़ा देंगे? देखिए, सैलरी तो अगर 25,000 भी है तो वो एब्जॉर्ब हो सकती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हमने ये भी देखना है कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जो हमारे लिए काम करता है हमने उसका ख्याल भी करना है। वो एक्सपोर्ट तो देखें आप, इस 5,000 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सपोर्ट जब बढ़ेगी जब ये हमारे को इंसेंटिव देंगे। जो 5 सेक्टर एक्सपोर्ट करते हैं उनको जो सस्ती बिजली दी हुई है, रिफंड देते, बाकी सेक्टर इंक्लूड करें ना। आज 25 साल से 5 सेक्टर को लेके बैठेंगे तो वो कितनी ग्रोथ करेगा? 25 बिलियन की आज एक्सपोर्ट की बात हो रही है। 2013 में भी 25 हुई थी, हमें आज 35-40 में होना चाहिए। इनको अगर ये बाकी सेक्टर्स को भी ये रियायत देना, रियायत का मतलब है जो दुनिया में बिजली का रेट है वो सबको प्रोवाइड करे, तो वो सेक्टर्स भी ग्रो करेंगे। अगर आप मुझे बिजली का रेट देते 25 रुपए और एक सेक्टर को देते 12 रुपए, तो 12 वाला दुनिया में कम्पीट करेगा। हमें कोई रियायत नहीं चाहिए, हमसे वही चाहिए जो हमारे रीजन में है और जो बाकी 5 सेक्टर को आप दे रहे हैं। ये खुदा खासा हमारी कोई ये डिमांड नहीं है कि हमारे को कोई रिबेट दे दे या हमारे को रियायत कर दे। अच्छा, फिर मियां साहब यहाँ पे जो छोटे बिजनेसमैन है वो बात करते हैं कि आप जो 50 रेटेड है उनकी बात कर रहे होते हैं, फिर ये जो अगर एक्सपोर्ट सब कर रहे हैं तो सबके लिए एक्सपोर्ट के लिए बात होनी चाहिए। तो आपका क्या इस पे मौक़िफ़ है? देखिए, हमारा जो बहुत बड़ा स्टैंड हमने लिया है और शौकत तरीन साहब से भी लिया है, एफबीआर में भी लिया है और कॉमर्स में भी लिया है। ये देखें, जो छोटे एसएमई सेक्टर है उनको बैंक लोन नहीं देता। पहली बात, उनको लोन मिलता है तो महंगा मिलता है, उनके पास कोलेटरल नहीं होता बैंक में देने के लिए। उसको इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के कमर्शियल इंपोर्टर्स माल मंगा के उनको उनकी मदद करते हैं, वो उनकी सप्लाई चेन मजबूत करते हैं। इसलिए जितने भी टैक्स आपने कमर्शियल इंपोर्टर ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, हम जूस की या सिगरेट की या चॉकलेट की बात नहीं कर रहे। हमारी डिमांड इनसे ये थी कि भाई कमर्शियल इंपोर्टर ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल तो सप्लाई, जो छोटे इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं उसकी भी वही टैरिफ होने चाहिए, वही सेल टैक्स होना चाहिए जो इंडस्ट्रियल कस्टमर का होता है। आज मेरे पास पैसे नहीं है तो एक ट्रेडर आता है, वो मेरी फैक्ट्री में माल देता है, वो मेरा फाइनेंसर है। इनको समझा के थक गए, लेकिन ये अभी तक इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इसी वजह से एसएमई सेक्टर यहाँ नहीं उठा, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। अभी इन्होंने 1% पे 500 अरब का लोन दिया है बड़ी इंडस्ट्री को। आप नई मिलें लगा ले, नया कारोबार कर ले, नई इंडस्ट्री लगा ले। छोटों के लिए उन्होंने 9% का निकाला है। ये कभी मुल्क चल सकता है इस तरह? आप मुझे बताएं। बड़ों के लिए 1%, छोटों के लिए 9%। आज में अगर मियां साहब, यहाँ पे खास तौर पे मैं आपको कराची में गुजारिश करूं कि कराची में अभी जो बड़ी इंडस्ट्री थी उसका कैप्टिव पावर खत्म करके उसको कहा गया कि वो केई पे आ जाए। तो अच्छा, केई जो है वो अनइंटरप्टेड सप्लाई नहीं है, वो उसका किसी भी वक्त वो शॉर्टफॉल हो सकता है। तो आपकी इस पे भी बात हुई है कि जो कैप्टिव पावर खत्म किया जा रहा है? देखिए, फेडरेशन ने इतना बड़ा स्टैंड लिया है कि इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट के ये सबसे महंगी बिजली बनाते हैं और सब्सिडी ले लेके हमारा पूरे कौम का पैसा जो है ना, ये जो है ना हमारा नुकसान हो रहा है। हमने ये प्रपोजल दिया है कि इसको बेचने से पहले 3 टुकड़ों में किया जाए, जनरेशन अलग की जाए, ट्रांसमिशन अलग की जाए, डिस्ट्रीब्यूशन अलग की जाए, ताकि ये पता चले कौन सा सेक्टर इनका जो है गड़बड़ है, नंबर 1। नंबर 2, सारी बिजली नेशनल ग्रिड में दे। नेशनल ग्रिड में जब देंगे तो नेशनल ग्रिड का सिस्टम ये है, जो सबसे सस्ती बिजली बनाता है पहले उसको उठाते, वो प्रायोरिटी उनकी ऐसे लगी होती है। अगर ये सारी बिजली वहां दे देंगे तो इंशाल्लाह इनके प्लांट इतने एफिशिएंट, इनकी बारी नहीं आएगी और इनके प्लांट से बिजली को लेगा ही नहीं। उस पर भी के इलेक्ट्रिक काफी लोगों को फोन किए कि भाई ये क्या हो रहा है। तो बात ये है कि आप अगर बिजली बनाते हैं, आप नेशनल ग्रिड देते हैं, जैसे पूरा पाकिस्तान देता है, हम नेशनल ग्रिड से देंगे। नेशनल ग्रिड वाला इनका माल, इनकी बिजली जब लेगा जब वो सस्ती होगी। तो ये हमने ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है इसमें।
क्योंकि इनके पास बिजली की सप्लाई का प्रॉब्लम है, इनके पास जो है अच्छी क्वालिटी की एफिशिएंसी का प्रॉब्लम है, और इसमें तीसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर कभी लोड शेडिंग हो गई तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। जो फैक्ट्री चल रही है, मशीनें जल जाएंगी, कार्ड जल जाएंगे। तो इस पे फाइनल डिसाइड क्या हुआ है सर? कैप्टिव पावर खत्म नहीं हो रहा इस पे? नहीं, इस पे तो उन्होंने अब ये कर दिया है कि अगर आप सिर्फ एक बिजली बनाते हैं तो ठीक है, तो आपकी खत्म हो जाएगी। अगर आप इसमें जो है ना हॉट वाटर भी हॉट ऑयल निकालते हैं, स्टीम निकालते हैं, मल्टीपल डायमेंशन यूज करते हैं, तो आपका कैप्टिव पावर जारी रहेगा। अगर आप कुछ भी नहीं करते, सीधी एक बिजली बनाते हैं, तो वो जारी नहीं रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का बिजली बहुत है। अच्छा मियां साहब, एक और सवाल, यहाँ पे जो 426 समथिंग अरब का जो जीआईडीसी सेस का एक तलवार है वो बिजनेसमैनों के ऊपर लटका हुआ है, उसके लिए बार बार वो कोर्ट में जाते हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ डेट वो अभी तक बिल में लग के आ रहा है, जबकि वो पाइपलाइन पे भी कोई काम नहीं हुआ। तो आपकी बातचीत होती रहती है प्राइम मिनिस्टर से भी, प्रेसिडेंट से भी, आर्मी चीफ से भी, बाकी बिजनेस फोरम से, ये जीआईडी सेस का कुछ होगा? मुझे नहीं लगता इसमें कोई राहत मिलेगी, क्योंकि कोर्ट के अंदर से भी इनके खिलाफ आ गया फैसला, इसमें राहत मिलने का चांस नहीं है। इनका कोई चांस नहीं है। मेरे साथ डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब हैं, वो भी आपसे कोई मशवरा करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं नासिर रहमत मंगू साहब ने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। एक चीज़ में तो उनसे टोटली इत्तेफाक करता हूँ कि 203A जो इन्होंने लगाया है, ये बड़ी हार्श ड्रैकोनियन लॉ है। आप एक तरफ बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने की बातें कर रहे हैं, उनको कंफर्ट और उनका एतमाद गेन करने की बात कर रहे हैं, ऑडिट नहीं होगा, थर्ड पार्टी ऑडिट होगा, और दूसरी तरफ आप बगैर कंप्लेन के किसी मजिस्ट्रेट के पास आप उनको पकड़ने की इजाज़त दे रहे हैं। फिर ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि नासिर रहमत मंगू साहब ने कि ये नॉन फाइलर के लिए तो चले बात समझ में आती है कि कोई आदमी पकड़ा जाए कि जी आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आपके पास एनटीएम नहीं है, आपके ये पेमेंट इसने निकाली बैंक से, ये वगैरह। लेकिन जो फाइलर है उसमें तो यही उसने इस्टेब्लिश करना है ना कि मैं सही हूँ, आप कह रहे हैं कि आप गलत हैं। उसके लिए फोरम्स हैं, उसको पकड़ने का फोरम तो कहीं भी नहीं है। ये एक है। फिर वो 92A है, तो इसमें ये बड़ा ड्रैकोनियन लॉ है। और मैं शौकत तरीन साहब से बातचीत मेरी होती रहती है, मैं उनको बिल्कुल कहूँगा कि खुदारा एक अच्छा बजट आया है, हमने बैलेंस बजट कहा है, कॉलम भी लिखे आपने पढ़े, आप ये चीज़ को चेंज करें, इससे बड़ा मनफी तासुर जा रहा है। दूसरी चीज़ मैं ज़रा से इख्तलाफ करूँगा नासिर रहमत मंगू साहब से कि जो सिंध में इन्होंने 43% मिनिमम वेज बढ़ाई है, जो 17,500 रुपये होती थी अब 25,000 हो गई है। अब आप देखें कि मिल में 2-2 हज़ार आदमी होता। पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई बिल्कुल बढ़ी है जी, और एक गरीब आदमी के लिए इसमें भी रहना मुश्किल है। लेकिन आपने सनत की वायबिलिटी भी देखी ना, जिस मजदूर को आप खुशहाल करने के लिए ये कर रहे हैं, अगर सनत बंद हो गई तो उसकी जॉब का क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट उसकी ख़त्म हो जाएगी। खुदारा आप सिंध की सनत को पूरे पाकिस्तान की सनत से गैर मुकाबलती ना करें। सिंध में एक आखिरी बात बात सिंध में अगर ये आपका पंजाब में उन्होंने 10% बढ़ाया है और मिनिमम वेजेस है 20,000 रुपये। फेडरल गवर्नमेंट ने भी 10% बढ़ाया सैलरीज में और मिनिमम वेजेस हैं 20,000 रुपये। आपने यहाँ पे 20% बढ़ाया है और मिनिमम वेजेस 25 करी हैं, और 17.5 से 43% बढ़ा के 25,000 ये सनत अफोर्ड नहीं कर सकती। इसको रिव्यू करें। मैंने वजीर आला साहब आप एक तो इस पे अगर कोई कमेंट्स देना चाहें तो वो दें, और दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है कि जो 35 बिलियन एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है आने वाले साल में, उसमें आप क्या समझते हैं कि ये अचीवेबल है, और आप बिजनेस कम्युनिटी को गवर्नमेंट से क्या फैसिलिटेशन चाहिए कि आप 35 बिलियन एक्सपोर्ट करें? जो इस वक्त 5 सेक्टर चल रहे हैं मेन, इन सेक्टर्स में एक साल में मैं नहीं समझता कि 40% ग्रोथ हो और 25 से 35 पे आ जाए। अगर बाकी कोई सेक्टर साथ चले, अगर इंडस्ट्री का जो है इन 5 सेक्टर्स को छोड़ के कोई और सेक्टर ले तो भी टाइम लगेगा। इतनी जल्दी 40% ग्रोथ आए मेरी नजर में तो नहीं हो सकती। राइट। नासिर रहमत मंगू साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी बैरिस्टर साहब